9 अगस्त 2024 ब्राज़ील की एक लोकल एयरलाइन वो वापस लिनहास की फ़्लाइट 2283 मुख्तलिफ वीडियोज़ में आसमान से भयानक अंदाज में गिरते हुए देखा। ATR 72-500 नामी यह जहाज़ एक ब्राज़ील पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट था जो केस केबल से साउथ पोल की तरफ जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ चंद मिनट पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें से 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये ना सिर्फ 2011 के बाद का ब्राज़ील का पहला खतरनाक क्रैश था, बल्कि ब्राज़ील की एविएशन हिस्ट्री में भी इसको घातक माना जा रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जहाज फ्री फॉल करता हुआ किसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान से गिर रहा है। वीडियो रिलीज होने के बाद एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों के बीच खौफ की एक लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो वह कभी भी फ्री फॉल करता हुआ नीचे नहीं आ सकता। हमेशा जहाज ग्लाइड करके नीचे आता है। तो फिर आखिर वजह क्या बनी? इस बारे में अथॉरिटी की जानिब से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है, लेकिन क्रैश के चंद मिनट पहले ही ऐसा क्या हुआ जो शायद इस हादसे की वजह हो सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। वो पास लिनहास ब्राज़ील की एक लोकल एयरलाइन है। इनके पास 8 ATR 72-500 एयरक्राफ्ट्स हैं। ATR 72-500 में 2 टर्बो पंप इंजन्स पाए जाते हैं और इसके नाम में नंबर 72 इसकी सीट की कैपेसिटी को जाहिर करती है। इसको फ्रांस और इटली में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ATR की जानिब से बनाया गया, जबकि इस कंपनी में एयरबस का भी 50% शेयर है, जो अपनी टेक्नोलॉजी को ATR के साथ शेयर करता है। फ्लाइट 2283 का ATR 72-500 14 साल पुराना था, जिसको 2022 में वो लिनहास ने इंडोनेशिया की पलीटा एयर सर्विस से खरीदा था। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि ये एयरलाइंस ज्यादातर सिर्फ लोकल डेस्टिनीज पर ही ऑपरेट करती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक 9 अगस्त 2024 सुबह के 6:09 पर यह साउथ पोल से टेक ऑफ की और इसकी मंजिल थी 700 किलोमीटर वेस्ट के कैस्केवल तक। इसका ये ट्रिप तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया। इसने 2 घंटे 11 मिनटों के बाद सुबह 11:01 पर केवल में बिना किसी दिक्कत के लैंड कर लिया। फ्लाइट अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से पहले ही लेट थी और इसको कैस्केवल से पैसेंजर्स लोड करके वापस साउथ पोल भी जाना था। इसी वजह से अनलोडिंग के बाद जल्दी साफ सफाई का काम हुआ और ठीक 41 मिनट्स के बाद इसने कैस्केवल से वापस साउथ पोल जाने के लिए टेक ऑफ किया। जहाज में टोटल 57 पैसेंजर्स और पायलट समेत 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 61 साल के अम्बेड डिकम्पोज फ्लाइट कैप्टन थे। 45 साल डेनिलो सेंटोस फर्स्ट ऑफिसर थे और 2 फीमेल कैबिन क्रू भी मौजूद थी। टेक ऑफ से लेके क्रैश तक क्या कुछ हुआ, रेडार की स्क्रीन पर क्या कुछ दिखता रहा, यहाँ सब कुछ आप भी देख सकते हैं। 11:58 AM लोकल टाइम पे फ्लाइट 2283 ने कैस्केवल से टेक ऑफ करते ही लेफ्ट टर्न ले लिया और 1,77,000 फीट्स का एल्टीट्यूड मेंटेन करने लगी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। 12:21 पे टेक ऑफ से 23 मिनटों के बाद 17,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन कर लिया गया। कैस्केवल से अगर साउथ पोलो अगर सीधा जाया जाए तो बीच में काफी बड़ा पहाड़ी सिलसिला आता है, जिसको अवॉइड करने के लिए तमाम जहाज या तो ईस्ट के पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाते हैं या तो फिर प्लेन लैंड के ऊपर से होकर गुजरते हैं। फ्लाइट 2283 ने भी इस माउंटेन रेंज को बाईपास करने के लिए हल्का सा टर्न लिया और फिर सीधा साउथ पोलो की तरफ जाने लगी। रेडार के मुताबिक पहला 1.5 घंटा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजरा, जिसमें जहाज का एल्टीट्यूड 17,000 फीट के आसपास ही था और ग्राउंड स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर थी। 1:07 पर फ्लाइट 2283 ने
हाफ टर्न लिया और अपनी डायरेक्शन कैंपिनस शहर के तरफ कर ली, जहां से अप्रोच बनाकर उसको साउथ पाउलो एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 1:20 पर जब वो कैंपिनस के साउथ में आबादी के ऊपर मौजूद था, तब पहली बार उसकी ग्राउंड स्पीड कम हुई, जो पहले 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह स्पीड 159 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका रीजन क्या था ये तो अब तक नहीं पता चल सका, लेकिन अगले ही 1:21 और 2 सेकंड पर फ्लाइट ने अपनी ग्राउंड स्पीड को वापस 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेंटेन कर लिया। इस वक्त तक पायलट ने किसी किस्म की भी कोई इंफॉर्मेशन ATC को नहीं दी थी। ये वो पॉइंट था जहां से जहाज की डायरेक्शन साउथ पाउलो एयरपोर्ट की तरफ करनी थी, और रेडार में हम देख भी सकते हैं कि पायलट ने जहाज को राइट टर्न करवाना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 13 सेकंड्स के बाद 1:21 और 15 सेकंड पर जब वो टर्न कर ही रहा था कि अचानक पहले ग्राउंड स्पीड कम हुई और उसके साथ ही वर्टिकल स्पीड, यानी जिस स्पीड से जहाज नीचे या ऊपर जाता है वह कम होने लगी। रेडार में देखा गया कि 17,000 फीट के ऊपर उड़ने वाला जहाज 13,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगा, वो भी गोल घूमता हुआ। और इस दौरान इसकी ग्राउंड स्पीड यानी आगे बढ़ने वाली स्पीड 400 से कम होकर 100 किलोमीटर पर आवर्स तक रह गई। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 1 मिनट और 14 सेकंड ही लगी, यानी इतने कम वक्त में जहाज 17,000 फीट से सीधा जमीन पे आ गिरी। इस दौरान जहाज 180 फीट पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा था और पायलट के पास शायद इतना वक्त नहीं था कि वह ATC को भी अपनी सिचुएशन के बारे में आगाह कर सके। जिस जगह पे फ्लाइट की वर्टिकल स्पीड कम होना शुरू हुई और जिस जगह इसने क्रैश किया उसके बीच सिर्फ 1.3 किलोमीटर का ही फासला है। इसके अचानक गिरने के पीछे की असली वजह क्या थी, यह तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो सबूत मौजूद है उसके हिसाब से जिस एरिया में क्रैश हुआ वहाँ 12,000 से 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहले से ही बर्फ जमने की इंफॉर्मेशन तमाम पायलट को दी गई थी, जिसको सिग्मेटिक मेट्रोलॉजी इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अगर जहाज के विंग्स पर बर्फ जमना शुरू हो जाए तो ये काफी खतरे की बात होती है, क्योंकि बर्फ की वजह से जहाज की एरोडायनेमिक बदल जाती है और हवा जो उसको लिफ्ट देती है वह लिफ्ट काफी कम हो जाती है। बर्फ जमने की वजह से दूसरी दिक्कत यह भी होती है कि विंग्स, लेडर्स, एलिवेटर्स और एलेरस जो कि एयरक्राफ्ट के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच बर्फ फंस जाती है और वो हिल नहीं सकते, यानी पायलट के इनपुट देने के बावजूद भी जहाज राइट या लेफ्ट नहीं हो पाएगा। इस चीज से बचने के लिए अक्सर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तो ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम होता है जो अहम हिस्सों पर बर्फ जमने ही नहीं देता। कुछ एयरक्राफ्ट तो ऐसे भी होते हैं जिन पर फ्लाइट से पहले ही एक खास किस्म का केमिकल स्प्रे किया जाता है जिससे बर्फ जम नहीं पाती। ATR 72-500 में मुख्तलिफ किस्म के डी-आइसिंग सिस्टम इंस्टॉल है। उसके विंग्स पर न्यूमेटिक डी-आइसिंग बूट लगे हैं जो बार बार बर्फ को हटाते रहते हैं। इसी तरह इसके प्रोपेलर्स, विंग सीट और इंजन में भी डी-आइसिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और इस सब के बावजूद भी अगर पहले से बर्फ की फोरकास्ट हो तो पायलट पहले से ही कोशिश करके उस एल्टीट्यूड पे या उस जहाज पे अवॉइड करते हैं जहां बर्फ जमने का अंदेशा हो। क्रैश के बाद फ्लाइट L283 का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और उम्मीद है आने वाले महीनों में इस क्रैश की असल वजह खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। आखिर 17,000 फीट से जहाज सीधा नीचे कैसे आ गया। और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारी वीडियो आप तक पहले आए। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखें।